पूछ लेते हैं। सर हमें आज तक ये नहीं पता चला इंस्टेंस के भी क्या होता है। इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो मेमोरी ऑक्यूपाई होती है उसे इंस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि वो रियल एक्चुअली में क्या होता है, क्लास पूरी तरह से लॉजिकल है, फिजिकली वो तभी एग्जिस्ट होती है जब उसका इंस्टेंस क्रिएट होता है, जब मेमोरी उससे ऑक्यूपाई होती है। जो मेमोरी ऑक्यूपाई होती है उसे इंस्टेंस बोलते हैं। फ्राइडे को कान में एक फ्राइडे जिसे दुनिया को अल्लाह कितना झूठ बोलता है, मुझे लगता है वो टेस्टी नहीं आएगा, वो नहीं आया कौन कौन आया था? ये आया किस के लिए हो रहे हैं? नहीं ये कभी हम नहीं आए उसी बात का फायदा हमें एक महीना हो गया। चलिए एक बात समझिए अब चीजों को, उसके बाद प्रैक्टिकली करते हैं। देखिए इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन एक मैकेनिज्म है, एक वे है, एक तरीका है जिससे हम अपनी क्लास के मेंबर्स को हाइड कर सकते हैं।
हाइड करने का सेंस होता है कि हम मेंबर की एक्सेसिबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस मेंबर को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता। इस चीज को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेस स्पेसिफायर और मॉडिफायर। ओके, यहाँ पर मॉडिफायर हमारे पास 5 हैं, ठीक है। इसमें से मोस्ट ऑफ 3 यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज पब्लिक। पब्लिक का मतलब होता है कि ऐसा मॉडिफायर जो आपके मेंबर्स की एक्सेसिबिलिटी एवरीवेयर प्रोवाइड करता है। आपने अगर कोई मेंबर पब्लिक डिफाइन किया तो उस मेंबर को आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, इनसाइड क्लास, आउटसाइड क्लास, इनसाइड नेम स्पेस, आउटसाइड नेम स्पेस, इनसाइड एप्लीकेशन, आउटसाइड एप्लीकेशन, एनीवेयर, ठीक है। उसे आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट्स पब्लिक। एंड नेक्स्ट है प्राइवेट। प्राइवेट मेंबर ऐसे मेंबर होते हैं जिनको केवल विद इन क्लास एक्सेस किया जा सकता है, आउटसाइड ऑफ क्लास आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। एंड द प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो सेम क्लास में एक्सेसिबल होते हैं और अपनी चाइल्ड या ड्राइव्ड क्लास में एक्सेसिबल होते हैं। मतलब आप उन्हें 2 क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, या तो चाइल्ड क्लास में या सेम क्लास में, ठीक है। इंटरनल ज्यादातर यूज होता है जब आप विंडोज फॉर्म या वेब फॉर्म बनाते हैं, तो इंटरनल यूज होता है। बेसिकली इंटरनल मेंबर वे मेंबर होते हैं जो केवल एक प्रोजेक्ट के अंदर, आपने एक प्रोजेक्ट गया, आपने एक एप्लीकेशन बनाया और वो एप्लीकेशन जो बनता है वो एक नेम स्पेस बनता है। तो ये मेंबर्स उस नेम स्पेस के अंदर ओवरऑल आप कहीं एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप उस नेम स्पेस से बाहर जाना चाहते हैं तो एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। एंड इंटरनल प्रोटेक्टेड तो कॉम्बिनेशन होता है वनली विद इन एप्लीकेशन विथ इनहेरिटेंस के केस में। जो ड्राइव्ड क्लास होगी केवल उन्हीं ड्राइव्ड क्लास में और साथ साथ एप्लीकेशन के अंदर ही एक्सेसिबल होगा, नेम स्पेस के अंदर। मतलब जो क्लास बनाई है वो उसी के अंदर नेम स्पेस मतलब जो एप्लीकेशन बनता है प्रोटेक्टेड होता है कितने क्लास में? प्रोटेक्टेड सेम क्लास में और ड्राइव्ड क्लास में, मतलब जो चाइल्ड क्लास होगी उसमें भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा पब्लिक और इंटरनल में क्या डिफरेंस होता है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। ये दोनों तो दिमाग खराब करते हैं थोड़ा सा आप लोगों का। अगर आप सोचेंगे तो जैसे हमारे पास हमने एक एप्लीकेशन बनाया, कोई मेंबर पब्लिक डिफाइन किया हमने, उस मेंबर पब्लिक मेंबर को भी हम कहीं एक्सेस कर सकते हैं और उसी एप्लीकेशन के अंदर आप इंटरनल को भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस इतना आता है कि पब्लिक जो होगा उस एप्लीकेशन के अंदर और उस एप्लीकेशन के बाहर दोनों जगह एक्सेसिबल होगा, लेकिन इंटरनल केवल उस एप्लीकेशन के अंदर होगा, ठीक है। कैसे समझेंगे इस चीज को? जैसे आप एक लाइब्रेरी बना रहे हैं, ठीक है। जब आप लाइब्रेरी या DLL फाइलें बनाते हैं तो एक अलग से उसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो उसका एक अलग से एप्लीकेशन इन द सेंस उसका एक अलग नेम स्पेस बनता है, ठीक है। अगर आप वहां पे इंटरनल यूज कर लेते हैं तो वहां पर इंटरनल यूज करने का मतलब है कि वो मेंबर केवल उसी लाइब्रेरी के अंदर एक्सेसिबल होगा, लाइब्रेरी से बाहर उसे आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप उस मेंबर को या उस लाइब्रेरी को अपने एप्लीकेशन में एक्सेस करने का प्रयास करेंगे तो आपको वो एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 2 अलग अलग नेम स्पेस की लाइब्रेरीज बन जाती है, ठीक है। वहीं पर हमें जब लाइब्रेरी हम बनाते हैं तो ऐसी चीजों को हमें पब्लिक डिफाइन करना पड़ता है। क्यों पब्लिक बनाना पड़ता है? क्योंकि अगर हम पब्लिक नहीं बनाएंगे तो वो लाइब्रेरी उस एप्लीकेशन से हमारे एप्लीकेशन में एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर एप्लीकेशन का डिफरेंस आता है। 2 अलग अलग नेम स्पेस हो जाते हैं। एक नेम स्पेस का मतलब एक एप्लीकेशन और 2 अलग अलग नेम स्पेस मतलब 2 अलग अलग एप्लीकेशन। अगर 2 अलग अलग एप्लीकेशन है तो दोनों के साथ केस इतना होता है कि अगर आप उनको इंटरनल डिफाइन कर देते हैं उस केस में दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं रहेंगे या एक्सेसिबल नहीं होंगे, और अगर आप पब्लिक डिफाइन करते हैं तो एक्सेसिबल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक विंडोज एप्लीकेशन बना रहे हो। विंडोज एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपका एक एप्लीकेशन पर सिस्टम पे मल्टीपल पेजेस होते हैं, मल्टीपल फॉर्म होते हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि अगर हमें एक फॉर्म के डेटा को दूसरे फॉर्म के डेटा पे ट्रांसफर करना है तो वहां पर हम या तो पब्लिक यूज करते हैं या फिर इंटरनल यूज करते हैं। पब्लिक
ड्रॉबैक क्या हो जाएगा कि अगर हम पब्लिक लगा देते हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर, मतलब उस एप्लीकेशन के अंदर जितने फॉर्म हो वहां पर डेटा ट्रांसफर हो ही जाएगा, साथ साथ उसका स्कोप बन जाएगा कि वो अदर फॉर्म पर भी, अदर एप्लीकेशन पर भी वो एक्सेसिबल हो सकता है। सो इट्स डेंजरस। वहां पर हम क्या करते हैं, इंटरनल डिफाइन करते हैं कि भाई अगर हमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर सेम एप्लीकेशन के अंदर ट्रांसफर करना है डेटा को, तो वहां पर हम इंटरनल स्पेसिफाई करेंगे जिससे एक ही एप्लीकेशन के अंदर डेटा राउंड ट्रिप करता रहेगा। ठीक है। इसके अलावा नमस्कार, क्या भाई बहुत दिनों बाद दिखाई दिया, लंबी छुट्टी पे। सर मैं गया तो मैं घर के लिए वो बढ़ते तो एक महीना हो गया सर। अब आया हूँ सर, अब ठीक से पढ़ूंगा। आगे वो निकल गया क्या नहीं मैं भी यही सोच रहा था, वो लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या, घर पे गए आप काफी टाइम रुक गए। सर प्रॉब्लम एक ये थी ना कि जो हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम था वो एक्सटेंड होते अभी 4 जून को हुआ था। अच्छा उसकी वजह से दिक्कत हो रही। लेकिन सर हो गया सर, उनको प्रोजेक्ट अच्छा लगा। एग्जामिनर ने कहा कि कितने नंबर चाहिए तो बताओ, मैं उतने ही दे दूंगा। मैंने कहा सर 90% रख दो, उन्होंने रख दिया बस। बात है। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो मॉडिफायर है उन मॉडिफायर को हम बेसिकली किसी वेरिएबल के साथ या किसी मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, या किसी वेरिएबल के साथ लगाइए आप या किसी मेथड के साथ लगाइए, आप उसे यूज कर सकते हैं लगा करके। ठीक है, दैट्स द वे। सर इनको स्पेसिफायर बोलेंगे या मॉडिफायर? दोनों बोलते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, मॉडिफायर दोनों बोलते हैं। ठीक है। एंड द एब्स्ट्रक्शन क्या है? एक तरह की मैकेनिज्म है जिससे हम यूजर को नेसेसरी इंफॉर्मेशन शो कराते हैं एंड अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हम हाइड कर सकते हैं यूजिंग इनकैप्सुलेशन। ठीक है। एब्स्ट्रक्शन आपके क्लास में आपके मेंबर्स का एक पार्शियल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। पार्शियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पेरेंट क्लास, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होती है वो हमेशा पेरेंट क्लास होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास ने कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया तो जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो चाइल्ड क्लासेस के लिए नेसेसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि वो उस स्ट्रक्चर को फॉलो करें। फॉलो करें इन द सेंस ये होता है कि अगर हमने कुछ मेथड डिक्लेयर कर दिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और बोला कि ये चाइल्ड क्लास है, ये इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगा, तो जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड के लिए मैंडेटरी हो जाता है वहां पर कि चाइल्ड क्लास उस सारी क्लासेस, सारी मेथड को जो हमने वहां पर एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया है या डिक्लेयर किया हुआ है उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो मेथड आप बनाते हैं वो मेथड डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, उन्हें आप केवल डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी जो होती है उसे आप चाइल्ड को सौंप देते हैं कि चाइल्ड अपने नीड के अकॉर्डिंग उन्हें इम्प्लीमेंट करेगा और यूज करेगा। जैसे हम ओवरराइड करते हैं, ये ओवरराइडिंग ही है, लेकिन नॉर्मल केस में क्या होता है कि ओवरराइड करिए या ना करिए, मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे या नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उसे एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देते हैं तो उस केस में उसे इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो आपके सिस्टम पे कंपाइल टाइम एरर आएगी, क्योंकि वहां पर मैंडेटरी है कि पेरेंट क्लास की डिक्लेरेशन पार्ट्स को चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा। ये मैंडेटरी हो जाता है चाइल्ड के लिए। ठीक है। एक पार्शियल सा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर बनवा रहे हैं, ठीक है। अब घर बनवाने के लिए आप क्या करते हैं कि एक सबसे पहले स्मॉल सा मैप बनवा देते हैं कि भाई हमारे पास ये चीज होनी चाहिए, हमारे पास इतने कमरे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। ठीक है। एक स्मॉल सा आपने स्ट्रक्चर बनवा दिया और उस स्ट्रक्चर को अपने सामने वाले कारीगर को दे दिया फॉलो करने के लिए। सामने वाला कारीगर क्या करता है कि उसके दिमाग में अगर कोई चीज बेटर है तो उसे वो यूज करके आपका काम करता है, प्लस आपका स्ट्रक्चर जो होता है
उसे वो फॉलो करता है। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके वो क्या करता है, एप्लीकेशन को कंटिन्यू करता है या बिल्ड करता है। ठीक है, या घर को बनाता है। सिंपली किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दो तरह की मेथड होती है, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड केवल डिक्लेयर करके छोड़ दी जाती हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इम्प्लीमेंटेड होती है, डिक्लेयर होती है और इम्प्लीमेंट होती है। हम जब यह जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड जब एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिट करता है तो चाइल्ड के पास ऑप्शन होता है कि जो इम्प्लीमेंटेड मेथड है उसे वो एज इट यूज कर सकता है, और जो इम्प्लीमेंटेड नहीं है, डिक्लेयर है, उसे वो इम्प्लीमेंट करेगा अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इम्प्लीमेंट करके उसे यूज करेगा। सेम चीज होती है इंटरफेस में, जो हम चलते हैं इसी के बाद हमें मिलता है इंटरफेस। तो इंटरफेस में क्या होता है कि हम यहाँ पर तो केवल जो एब्स्ट्रैक्ट बना क्लास बनाते हैं उसमें हम केवल दो तरह की मेथड डालते हैं कि कुछ इम्प्लीमेंट करके छोड़ देते हैं, कुछ डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप इंटरफेस में जाएंगे तो उसको बोलते हैं हम प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब वहां पर यह है उसमें हम किसी मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसमें केवल हम मेथड को डिक्लेयर कर सकते हैं बस। उसे बोलते हैं कि फुल आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। इंटरफेस बेसिकली एप्लीकेशन का ओनली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिस स्ट्रक्चर को चाइल्ड क्लासेस फॉलो करती है। अगर हमने इंटरफेस में कुछ डिफाइन या डिक्लेयर कर दिया तो जो डिक्लेरेशन होता है वो डिक्लेरेशन चाइल्ड के लिए होता है मैंडेटरी। चाइल्ड उन सारे डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट करके यूज करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा पब्लिक होती है, इनको आप सील्ड नहीं कर सकते हैं। सील्ड इन द सेंस किस लिए यूज होता है, ताकि उसको इनहेरिट ना कर सके। हाँ, अगर हम किसी क्लास को इनहेरिटेंस से प्रिवेंट करना चाहते हैं उसके सामने हम सील्ड कीवर्ड लगा देते हैं, तो उसे कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं कर सकता। तो सील्ड भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन क्रिएट करने का मतलब ही है उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। बिना इनहेरिट किए चाइल्ड उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। तो इनहेरिटेंस तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मेथड्स होती है वो बेसिकली वर्चुअल क्रिएट होती है। वर्चुअल इन द सेंस वो मेमोरी को ऑक्यूपाई नहीं करती है। एट डिक्लेरेशन टाइम मेमोरी ऑक्यूपाई होती है जब आपका इम्प्लीमेंटेशन होता है मेथड का। रियलिटी में मेथड तभी मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि डिक्लेरेशन में तो कुछ होता नहीं, कोई मेंबर नहीं था, केवल हम वहां पर एक स्ट्रक्चर देकर के छोड़ देते हैं। ठीक है, बस इसी के साथ इंटरफेस लिख लीजिएगा, फिर एक साथ सबका रेड टूल बता दूंगा। सारे वीडियो बना रहे थे, वीडियो
सर शाम को भी पढ़ा रहे हैं आप आजकल या नहीं? शाम का कोई चक्कर नहीं है? 4 बजे छः बजे का उसमें जॉब मिल गई है। एक्चुअली नई बैच अभी स्टार्ट हो गई टाइम पे। एक बैच चल रही है, इसमें एसपी चल रहा है, लेकिन वो साथ दे सकती है। इसकी शुरुआत से चल रहा है? नहीं, लगभग शुरुआत क्या 3-4 क्लास होगी इसमें, मतलब थोड़ा सा उनको यूज़ करना बता रही है। और एमबीसी वाला है? यूबीसी वाला बैच 11:30 चल रहा है, लेकिन वो भी खत्म होने वाला है, मतलब 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा वो। डीबीएमएस तो अभी कोई बैच नहीं है। सर यानी मेरे काम का जो है वो एसटी है, एसटी में सर मैं शाम को आ जाऊँगा, सकता हूँ या नहीं? आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 साढ़े 7? हाँ 7:30, 7:15 तक। इसमें भी मैं आ जाऊँगा। 3-4 वाला का भी खत्म करके प्लेसमेंट डेटा स्टार्ट करेंगे। इसमें सर वो सब बना लिया हमने, इवेंट प्रॉपर्टी जो बड़े से कॉन्सेप्ट होते हैं, जेनेटिक्स प्रॉपर्टीज वगैरह करा दिया है। इवेंट, जेनरिक कलेक्शन, जेनरिक कलेक्शन अभी इसमें होगा। इंट्रोडक्शन एक बार दिया था, मैंने बोला था जैसे रिवाइज करूँगा। चलिए अब इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देखते हैं एक बार कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सिंपली एक मेरे पास प्रोग्राम क्लास है और एक यहाँ पर कस्टमर क्लास है। अभी क्लास नहीं है, यहाँ पर क्लास बना देते हैं हम। जस्ट क्लास दैट्स कौन सी क्लास बनाते हो आप? कौन सी क्लास होगी? कौन सी क्लास होगी? .NET बोलता सर, वो बना लीजिए एक रेक्टेंगल, फिर उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, इस तरह से कैलकुलेट। यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। रेक्टेंगल चक्कर फंसा दे आपको लगे क्या कंसेप्ट की बजाय रेक्टेंगल देखने लगे आप, कितना निकल रहा है। आप कंसेप्ट लिख जाओ। चलो सबसे पहली चीज है, जैसे हमने अगर इसके अंदर बना दिया पब्लिक लेट्स वाइड माय फंक्शन whatever, it's console the right line.
देखिए ये मेरी नॉर्मल सी क्लास है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक क्लास हमारे पास ये हो गई, एक क्लास हम और बनाते हैं यहाँ पर पब्लिक क्लास लेट्स कस्टमर टू एक्सटेंड कस्टमर टू ने क्या किया, कस्टमर को इनहेरिट कर लिया, ठीक है। अब जब किसी भी क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए यहां पर लगाते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। और जब किसी मेथड को हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना होता है, ठीक है, लेट्स पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट void let's एंड जब आप इस क्लास में आते हैं और नॉर्मली आप इस क्लास का चलिए ऑब्जेक्ट बनाएं कस्टमर 2 का obj इज इक्वल न्यू कस्टमर 2 और यहां से आप करते हैं जस्ट obj डॉट, ठीक है। यहाँ आपके पास दो मेथड है, हेलो एंड माय फंक्शन, ठीक है। चलो अब हम हेलो फंक्शन मेथड को कॉल करते हैं और यहाँ पर आपको कुछ बिल्ड करके दिखाते हैं। अगर आप इस साइड आकर के यहाँ देखेंगे तो आपको एक एरर मिल रही है, ठीक है। हेलो उसमें है ही, हेलो है उसमें, हेलो है नहीं तो एक्सेसिबल कैसे हो रहा है, इसका वो नहीं है, मतलब इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हमने कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन कर दिया, ओनली डिक्लेरेशन पार्ट होता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, तो चाइल्ड के लिए क्या करना पड़ता है, चाइल्ड को उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। अगर चाइल्ड उसे इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। अच्छा, अगर हम इस मेथड को अभी कमेंट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली मेथड हमारी नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, इस मेथड को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का हमारा मोटिव होता है कि हम ऐसे कुछ मेथड को डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं जिस मेथड को चाइल्ड से हमें इम्प्लीमेंट करवाना है। तो हम केवल डिक्लेयर करके छोड़ते हैं, चाइल्ड जब उसे इनहेरिट करेगा तो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा। अगर वो नहीं करता है तो उस टाइम उसे कंपाइल टाइम एरर मिलेगी और उसको एप्लीकेशन एग्जीक्यूट एरर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज होती है एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू हम ये प्रोवाइड करते हैं, जस्ट एक जिसे बोलते हैं पार्शियल स्ट्रक्चर। पार्शियल स्ट्रक्चर देने का मतलब ही यही है कि हम ऐसा स्मॉल सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम चाइल्ड को प्रिवेंट करते हैं कि भाई आप ये चीज करना ही करना पड़ेगा आपको, जस्ट ऐसा कोई काम। जैसे मैं बोलूं एम्प्लॉय क्लास है, एम्प्लॉय क्लास हमने एक सुपर क्लास बना ली, उसमें हमने 3 सब क्लास बना ली, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, चाइल्ड एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, ठीक है। अब अगर हम वहां पर कुछ मेथड इंप्लीमेंट करते हैं सुपर क्लास में, हमने इंप्लीमेंट कर दी सुपर क्लास में, मान लीजिए एक गेट इन्फॉर्मेशन, एक गेट डिटेल और एक गेट सैलरी, ठीक है। तो जब हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय चाहे जिस भी टाइप का होगा, सैलरी तो उसको मिलनी ही मिलनी है, यानी कि हर चाइल्ड क्लास में सैलरी मेथड जरूर होनी चाहिए। तो जब हम नॉर्मली करते हैं, नॉर्मल कंडीशन में बिना एब्स्ट्रैक्ट का यूज किए, तो यहाँ पर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि हम इंप्लीमेंट करें ही करें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर चाइल्ड इंप्लीमेंट नहीं करता है तभी एप्लीकेशन आपका रन कर जाएगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू डिफाइन कर देते हैं, मैंने भाई एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया पेरेंट में, एम्प्लॉय क्लास में गेट सैलरी, तो जितने भी चाइल्ड होंगे उनके लिए ये चीज मैंडेटरी हो जाएगा कि वो उस क्लास के उस मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे, उनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है और हम एक रिस्ट्रिक्ट करते हैं यूजर को, अपने क्लाइंट को, कि मेथड को इंप्लीमेंट करेगा ही करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दिए होंगे शायद फाइल्स में, आप लोग उस एग्जांपल को देख के करिएगा।
This .NET Windows इस फाइल में आपको कुछ डिटेल्स हैं मिल जाएंगी। चलिए होगा तो इसमें होगा किसी में पता नहीं, फिलहाल के लिए छोड़िए। अब्स्ट्रक्शन से हम लोग बेसिकली यही अचीव करते हैं और सिंपली अगर हम आकर के अपनी मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर, तो इट्स पब्लिक ओवरराइड न्यू so let's implement console.writeline हेलो कस्टमर 2 के नीचे ऐसी लाइन लगा रही है, कस्टमर 2 के नीचे नीली लाइन की वाली कुछ मिस्टेक है लाइन की वजह से। बेस क्लास नहीं, फिर क्या होगा ना, बाय डिफॉल्ट क्लास का नेचर जो होता है वो प्राइवेट हो जाता है। फिलहाल के लिए अगर हमने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया तो उस केस में ये आपका आउटपुट आपको देगी, मतलब ये सही तरीके से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो हमने कॉल ही नहीं किया, हम उस फंक्शन कॉल करें तो अलग चीज है। अगर वो बीजे डॉट करते हैं यहाँ पर माई फंक्शन को, तो ये आपका सेकंड फंक्शन है, कॉल होगा, ठीक है। बट चाइल्ड से एक तो है चाइल्ड को इम्प्लीमेंट करके कॉल करना पड़ा आपको, ठीक है, और एक तो बिना इम्प्लीमेंट के डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। बेसिकली जो आपका अब्स्ट्रैक्ट होता है आपको उसे इम्प्लीमेंट करके कॉल करना पड़ेगा, जो नॉन अब्स्ट्रैक्ट होगा उसे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ये तो कर रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर डिक्लेयर्ड है और यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। ओवरराइड एक्चुअली जब हमारे पास कोई वर्चुअल क्लास होती है तो उसे हमें ओवरराइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर ओवरराइड करेंगे तो यहाँ पर जो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी वो केवल इसके लिए होगी, उसके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी, उस मेथड की मेमोरी नहीं क्रिएट होगी, केवल इसके लिए बनेगी मेमोरी।
क्योंकि अगर हम ओवरराइड ना करते तो उस केस में मेमोरी दो क्रिएट हो जाती है, एक पेरेंट के लिए एक चाइल्ड के लिए। और ऐसे केस में जब ओवरराइड होगा केवल पेरेंट के लिए मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी, चाइल्ड के लिए ऑक्यूपाई होगी, क्योंकि पेरेंट में डिक्लेरेशन नहीं है, केवल मेमोरी देने कोई मतलब नहीं, उसका सेंस नहीं होता। हाँ, सिक्योरिटी पर्पज से, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के पर्पज से हम एक, मान लीजिए हम एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं एप्लीकेशन का, हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड, जब एप्लीकेशन बनता है सबसे पहले जो एप्लीकेशन का काम होता है वो स्ट्रक्चर बनाने का होता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंप्लीमेंट की जाती है। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रक्चर बना करके उसी स्ट्रक्चर को दिया जाता है फॉलो करने के लिए चाइल्ड क्लासेस को। तो चाइल्ड क्लास क्या करती है, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करती है और फॉलो करके आगे वर्क करते हैं, आगे चीजों को बिल्ड करती है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अगर पर्टिकुलर कहीं चलते हैं, लेट्स कंसोल, गो टू डेफिनेशन, यहाँ पर अगर आप देखें, आप जैसे ये है, एक टेक्स्ट राइटर है, ठीक है, यह एक पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी गई, ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई है। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर मेथड्स इंप्लीमेंट किए गए कुछ, दे आर एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है। एक इंटरफेस ये हो गया और एक आई डिस्पोजल नाम का इंटरफेस हो गया, ठीक है। तो देखिए एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये हो गई, जो प्योर एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर दिया वो इंटरफेस में दिया हुआ है, उस इंटरफेस को फॉलो कर रही है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को फॉलो करेगी कौन, इसकी चाइल्ड क्लास, ठीक है। ये ऑर्डर एक हायरार्की चलती है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार होगा, फुल स्ट्रक्चर होगा, फिर पार्शियल स्ट्रक्चर होगा, फिर उसके बाद उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, फिर उसके बाद एक्सेस लेयर बनेगी, उसकी एक लंबा सा प्रोसीजर बनता है इसमें। सबसे पहले अगर आप सबसे पहले इस पे मैं टॉप पे चलूं, इस पे राइट क्लिक करके गो टू डेफिनेशन पे करूं, तो फाइनली हमें जो मिलता है वो एक इंटरफेस मिलेगा। देखिए यहाँ पर फाइनली जो मिला हमें आई डिस्पोजल क्या मिला है, इंटरफेस मिला। इंटरफेस से पहले कुछ इंप्लीमेंट होता है, सबसे पहले इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है। इंटरफेस पहले होगा, फिर एब्स्ट्रैक्शन होगा उसका, फिर इंप्लीमेंटेशन होगा, फिर उसके बाद उसको एक्सेस या एक्सेस लेयर बनेगी जहां पर डेटा को एक्सेस किया जाएगा। ये 3-4 लेयर में ऐसे बनता है पूरा एप्लीकेशन, ठीक है। सिस्टमैटिक अगर देखा जाए तो ये पूरा ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है, उसको फॉलो करते हैं। इससे पहले वाला वो कॉमा लगा के फिर दो क्लास को इनहेरिट कर देंगे। इंटरफेस है ना, तो इंटरफेस के थ्रू हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर ही सकते हैं। तो ये नहीं कि ये वाला पार्सल बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ये भी इंटरफेस ही है। अगर आप देखेंगे इसको भी, ये भी आपको मिलेगा। एक्चुअल में ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, नहीं इंटरफेस नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। हाँ, तो एक साथ कोई दिक्कत नहीं, आप एक साथ एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस, मतलब दो नॉर्मल क्लासेस को नहीं कर सकते आप, लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस को इनहेरिट कर सकते हैं। नॉर्मल क्लासेस तो इनहेरिट नहीं होंगे एक साथ, क्योंकि जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास है आपके पास, अगर वो उसमें अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड इंप्लीमेंट किए हुए हैं, डिक्लेयर किए हुए हैं, तो वो भी एक तरह का इंटरफेस ही होता है, क्योंकि वहां पर भी डिक्लेरेशन ही होता है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। वो चीज यहाँ पर भी है। तो फिलहाल तो यही स्ट्रक्चर्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हमें यहाँ पर इसकी जगह इंटरफेस बनाना होता है, हम अगर इसी चीज को इंटरफेस बना दें, यहाँ पे चल के इसको हम इंटरफेस डिफाइन कर दें, ठीक है। इंटरफेस डिफाइन करने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है आप देखिएगा। ये इंटरफेस आपने पब्लिक प्राइवेट दूसरे जाते हैं, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होता है, पब्लिक होगा बाय डिफॉल्ट। दूसरी चीज एब्स्ट्रैक्ट, इसके अंदर हमें जितने मेथड बनेगी उनका इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते, केवल डिक्लेरेशन हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको बिल्ड करते हैं तरह आएगी, वन फील्ड दिखा रहा है, और वो फील्ड का जो रीजन होगा
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोल रहा है कि abstract is not a valid item, मतलब बाय डिफॉल्ट जितनी मेथड होगी वो यहाँ पर abstract बनाने की जरूरत आपको नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो abstract होती ही है। इंटरफेस के अंदर सारे के सारे मेथड abstract ही होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसलिए उन्हें abstract और पब्लिक कीवर्ड लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वही नेचर में होते हैं, आप बनाओगे नहीं तभी वही नेचर बनते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें ये कीवर्ड हटा देना। ठीक है, एंड यहाँ पर दूसरी चीज है कि पब्लिक कीवर्ड हटाया, दूसरी चीज है पब्लिक कीवर्ड ये लगाया हमने जो, ये हटा देंगे। और यहाँ पर ये जो चीज डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन भी हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पर नहीं, केवल ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस इंटरफेस में एरर खत्म हो गई, हमने दो मेथड हेलो और माय फंक्शन डिक्लेयर की है। यहाँ पे इंटरफेस में प्रॉब्लम नहीं है, अब प्रॉब्लम कहाँ होगी? चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास की रिस्पांसिबिलिटी होगी कि इंटरफेस जो है अब उसे वो इंप्लीमेंट करेगा। इंटरफेस में जितनी मेथड होंगी डिक्लेयर्ड, वो सारे मेथड को क्या करना पड़ेगा? चाइल्ड को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर उसे वो इंप्लीमेंट नहीं करता है तो एरर आएगी। सारे करना पड़ेगा, सारे करना पड़ेगा। हमें जरूरत एक की है तो फिर एक ही करेंगे। तो आप अलग अलग, इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस दिया गया है। अब दूसरा इंटरफेस बनाओ, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जिसकी जरूरत पड़े आपको उसी को इनहेरिट करो। मल्टीपल इनहेरिटेंस देने का यही मतलब यहाँ पे है कि आप मल्टीपल इंटरफेस बना करके एक साथ उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हो। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ पर एक और इंटरफेस बना देता हूँ, इंटरफेस मान लीजिए। वैसे इंटरफेस का नेचर होता है, इंटरफेस का जो नेम होता है कैपिटल आई से स्टार्ट करें। ठीक है, तो लेट्स कैपिटल आई कस्टमर 2। ठीक है, एंड लेट्स पब्लिक नहीं, सिंपल करता मैं वाइड है। लेट्स ये इंटरफेस बन गया। ठीक है, एक इंटरफेस बन गया। अगर हम यहाँ पर इनहेरिट करना चाहें जस्ट ऊपर क्या ऊपर भी इंटरफेस है, नीचे भी इंटरफेस है, दो इंटरफेस बन गए। ठीक है, एक कॉमा, दूसरा हम कर सकते हैं यहाँ पर आई कस्टमर। ठीक है, हम एक साथ दो इंटरफेस को यहाँ पर देखिए, इसे बोलते हैं आप मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक साथ आप दो क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं, दो या दो से अधिक, इसमें 2, 3, 4, 5 बाटे। ठीक है, बट ये पॉसिबल होता है केवल मल्टीपल इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पर इस कस्टमर 2 क्लास की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो ये होती है कि ये सारी मेथड कस्टमर और आई कस्टमर 2 दोनों क्लास की, दोनों इंटरफेस की मेथड को इंप्लीमेंट करेगा। इसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि फुल स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर ने क्या किया, आपको इंटरफेस ने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, और उस स्ट्रक्चर को अब कस्टमर 2 क्लास जो है वो फॉलो करेगा ही करेगा। मतलब आप इसे कस्टमर 2 की जगह कस्टमर 3 कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। कस्टमर और कस्टमर 3 की क्लास को इंप्लीमेंट करेगा ही करेगा कस्टमर 2, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अच्छा, इंटरफेस का जब नाम राइट करते हैं तो हमेशा आई से स्टार्ट कर देते हैं, उसके कैपिटल आई से। इंटरफेस का नाम थोड़ा सा मीनिंगफुल उससे हो जाता है। आप जहां भी देखोगे जितने भी इंटरफेस बनते हैं उनके नेम की स्टार्टिंग कैपिटल आई से ही होती है। ठीक है, वो नेमिंग कन्वेंशन रूल उसका है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, बट वो एक नेमिंग कन्वेंशन रूल है, इसे अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जो काम करना है वो ये है कि हम यहाँ पर इस पूरी मेथड को क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो इंप्लीमेंट करना जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है किसकी? चाइल्ड क्लास की। ठीक है, तो एक मेथड यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिंपली हुआ, ये मेथड सही हो गया, पब्लिक वाइड हेलो हमने इंप्लीमेंट कर दिया, सही हो गया। लेकिन अभी यहाँ पर एरर है, क्यों कर एरर है कि डज नॉट इंप्लीमेंट कस्टमर 2 डज नॉट इंप्लीमेंट इंटरफेस मेंबर। मतलब अभी कस्टमर 2 ने इंटरफेस के मेंबर को इंप्लीमेंट नहीं किया है, और जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेगा तब तक सही नहीं होगा। तो यहाँ पर कस्टमर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी क्लास की, मतलब सारे फंक्शंस को इंप्लीमेंट करे। तो लेट्स इंप्लीमेंट पब्लिक वाइड इट्स सम
इम्प्लीमेंटेशन पार्ट यहाँ राइट करेंगे आप उसका कंट्रोल राइट लाइन। हेलो श्याम। और तीसरी मेथड इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी आपको, पब्लिक वाइड, और ये हो गया माई फंक्शन। इंटरफेस ऐसा कोई आपको नॉर्मल बेनिफिट नहीं देता है कि आपको लगे कि तुरंत उसका फायदा मिल जाएगा या कोई अचीवमेंट्स आपकी होती है। ये एप्लीकेशन पैटर्न होता है, ये आपको पैटर्न केवल प्रोवाइड करता है। तो आपको जो सोचना है इसके लिए, इसका एडवांटेज केवल पैटर्न को लेकर के सोचना है। ऐसा कोई डायरेक्ट अचीवमेंट इससे नहीं होता है, हमने ये बना लिया तो मिल जाएगा इससे, ठीक है। इसलिए बहुत कंफ्यूजन इसमें होती है, बहुत डाउट्स आते हैं। इवेंट में सर बहुत यूज होता है। हाँ, जहाँ पर स्ट्रक्चर देने की बात आती है वहाँ पर यूज होता ही होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, तीनों मेथड को क्या किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। सम को भी इम्प्लीमेंट कर दिया, माई फंक्शन को भी कर दिया, हेलो को भी कर दिया, और हमने इसको अब बिल्ड करने का प्रयास किया। तो जब हमने इसको बिल्ड किया तो आप देखेंगे ये सक्सेसफुली पूरी तरह से क्या हुआ, बिल्ड हो गया, ठीक है। अब ये बिल्ड हो गया, अब ये बिल्ड हो गया, मतलब आपका प्रोग्राम सही है, आप इसे रन करा सकते हैं, ठीक है। हेलो हेलो फंक्शन वॉट एवर, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जितने भी आपने इंटरफेस इंप्लीमेंट किए हैं सबको आप रन करा सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा इंटरफेस सबसे पहले हमने बनाया, ठीक है। चलो अब इस चीज को हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आप सीनियर डेवलपर हैं, ठीक है, और ये जूनियर डेवलपर है। सीनियर डेवलपर का काम होता है जब एप्लीकेशन का पैटर्न तैयार हो जाता है तो वो केवल उसका इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं केवल उसका, ठीक है। तो आपने एक लाइब्रेरी क्रिएट की जिसमें केवल आपने स्ट्रक्चर बना के दे दिया, ठीक है, केवल इंटरफेस तैयार करके उसका दे दिया और बोला आप इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना, इनहेरिट कर लेना, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर जितने मेथड दिखे आपको वो सारी इंप्लीमेंट कर लेने, ठीक है। तो वहां पर जो जूनियर है, जूनियर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि वो उस इंटरफेस की सारी मेथड को जो स्ट्रक्चर में सीनियर डेवलपर ने दिया है वो सारी मेथड को इंप्लीमेंट करेगा। मतलब उस जूनियर के लिए अब ये फ्री माइंड से है, उसे कौन सा इंप्लीमेंट करना है कौन सा नहीं करना है इसे सोचना नहीं है। उसे ये सोचना है जितना आपको मिला है उतना करना, हाउ यूनिक करना है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन बिल्ड ही नहीं होगा, कंपाइल ही नहीं हो पाएगा सक्सेसफुली। तो वहां पर जो सीनियर होता है वो केवल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जूनियर होता है जो उसे फॉलो करता है। एप्लीकेशन आपको पता है कि आपको एप्लीकेशन जो होता है डॉटेड एप्लीकेशन 1.5 साल 2 साल चलते हैं। आप किसी इंडस्ट्री के बारे में अगर सोचे तो 1.5 साल 2 साल में कितने इंप्लॉय बदलते हैं, आया गया, चेंज हुआ, मैनेजर बदला, डेवलपर बदला, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। और जो नए आते हैं उनको भी सेम एप्लीकेशन पर रिवर्क करना पड़ता है। तो कैसे पॉसिबल है, किसे कैसे समझना पड़ता है, हमें यही करना है, हमें ये करना है, हमें ऐसे ही करना है। वहां पर क्या होता है कि वहां पर पहले सब चीजों का इंटरफेस बना होता है और जो भी नया आता है उसे उसी इंटरफेस को फॉलो करना होता है। तो वहां पर टेंशन ही नहीं होती है, इसी के लिए भी टेंशन नहीं होती है क्या करना है, क्या नया करना है उसे, क्योंकि सबसे पहले स्ट्रक्चर बन गया, इंटरफेस बन गया है, तो किसी टेंशन नहीं है, सबको वही फॉलो करना है। जो मेथड्स वहां पर डिक्लेयर करके दे दी गई एक्स्ट्रा क्लास और इंटरफेस में वो चाइल्ड इंप्लीमेंट करेंगे, उन्हें वही करना है। उनके केवल प्रोग्रामिंग लॉजिक देखनी पड़ती है, स्ट्रक्चर के बारे में सोचना नहीं पड़ता है। स्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, उसे नहीं सोचना है। उन्हें केवल प्रोग्रामिंग लॉजिक देखनी है, प्रोग्राम में कैसे कैसे बना, प्रोग्राम कैसे इंप्लीमेंट करना है बस। हमने अगर स्ट्रक्चर में डिफाइन कर दिया गेट सैलरी, तो सैलरी मेथड अब चाइल्ड को इंप्लीमेंट करना है, उसे ये नहीं सोचना है सैलरी इंप्लीमेंट करना नहीं करना, उसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है ये उसे सोचना है। क्या लॉजिक राइट करेगा, प्रोग्राम लॉजिक से सोचनी है, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं सोचना है। बेसिकली यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं और चाइल्ड क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। इंटरफेस बनाने का यही मोटिव होता है। समझ आ रही है?
अक्सर कंफ्यूजन होती है इंटरफेस को लेकर के, क्योंकि क्या होता है कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इंटरफेस में कोई इंप्लीमेंटेशन, इंटरफेस हमने बना दिया, कोई मेथड का कोई कोड तो राइट किया नहीं, यहाँ पे डिक्लेयर ही किया, तो इसका फायदा क्या है, क्यों करते हैं ऐसा है? अब सिंपली बोल सकते हो भाई कि हम ये चीज इसलिए नहीं बनाते हैं, हम ये चीज इसलिए बनाते हैं हम एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें, जिस स्ट्रक्चर को चाइल्ड क्लासेस फॉलो करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए इसका एग्जाम्पल आपको और देते हैं। हम एक बनाते हैं लाइब्रेरी, स्ट्रक्चर बनाते हैं, न्यू पे चलते हैं। यहाँ पे ये मेरा करंट एप्लीकेशन है, इसको यहीं रहने देंगे। एक क्लास लाइब्रेरी बना लेते हैं और इसका नाम मैं दे देता हूं एम्प्लॉय। नाम की लाइब्रेरी बन, ठीक है, एक लाइब्रेरी बन गई। अब इसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल क्लास है, इसको हटा करके एक इंटरफेस यहाँ बना देते हैं। इंटरफेस लेट्स आई, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ मेथड लेट्स वाइड गेट, लेट्स इंप्लीमेंट मेथड, ठीक है, हमने डिक्लेयर करके छोड़ दिया। ठीक है, हमने एक और मेथड बना दिया यहाँ पे। सर इसमें हम सारा कुछ डिफाइन कर सकते हैं ना, जैसे एम्प्लॉय नेम सब कुछ, गेट इंसेंटिव, ठीक है, दो मेथड मैंने डिक्लेयर कर दी। अब एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं, पब्लिक क्लास लेट्स इट्स डिटेल, तो लेट्स पब्लिक वाइड गेट डिटेल। देखिए इस स्ट्रक्चर में हम क्या तैयार कर रहे हैं, तो इसमें बना रहे हैं कि कुछ ऐसी मेथड जो इम्प्लीमेंटेड होगी, जिनको लाइब्रेरी में यूजर जो होगा एज इट यूज कर लेगा, और कुछ ऐसी बना दे रहे हैं जिसे वो इम्प्लीमेंट करके यूज करेगा। एक क्लास नॉर्मल क्लास हो गई। इस क्लास की कंडीशन ये हो गई कि ये जो क्लास है इसमें हम मेथड इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेट्स कुछ ऐसे देता हूं मैं, कपल डॉट राइट लाइन, ये भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं? हाँ नहीं, स्ट्रक्चर तो बन गया, ये नॉर्मल क्लास हो गई। हम दोनों इस लाइब्रेरी में दोनों तरह के आइटम बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, नॉर्मल बना दे रहे हैं। अब यूजर को जो यूज करना होगा एज इट यूज कर लेगा, और जो इम्प्लीमेंट करना होगा उसे इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देते हैं लेट्स नेम इज रमेश, लेट्स कॉपी पेस्ट, एड्रेस ठीक है। सिंपली ये मैंने बनाया, ये हमारी बन गई क्या, लाइब्रेरी। ठीक है, और सिंपली ये बना दिया हमने, ये बन गया मेरा इंटरफेस नॉर्मल सा। अच्छा, अगर आप प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ऐड न्यू आइटम करते हैं, तो यहाँ पर इंटरफेस इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास अलग से बने बनाए इंटरफेस होते हैं। जैसे क्लास अलग से बनाते हैं हम, इंटरफेस भी हम ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो लेट्स इंटरफेस स्पेशल प्योर इंटरफेस है, तो हम एक काम करते हैं, इस इंटरफेस का नाम चेंज कर देते हैं, जस्ट आई एम्प्लॉय डॉट सी एस, और यहाँ पर ये जो इंटरफेस हमने यहाँ बनाया है दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इसको हम कट करके इधर डाल देते हैं।
तो आई एम्प्लॉय हो गया ये, ठीक है। लेट्स बिल्ड, लाइब्रेरी को बिल्ड कर दीजिए आप। ये पूरी लाइब्रेरी आपकी बन गई। इसमें दो, एक इंटरफेस बन गया और एक नॉर्मल क्लास बन गई। इनका नेम स्पेस अलग-अलग है, सेम नेम है, एक ही एप्लीकेशन के अंदर है दोनों, ठीक है। अब चलते हैं हम इस लाइब्रेरी में। एक्चुअली बनी है ये प्रोजेक्ट के अंदर एम्प्लॉई बिन डिबग व्हाटएवर प्लेस पे बनी है। तो लेट्स डॉक्यूमेंट स्टूडियो 10 प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉई बिन डिबग और यहाँ पर एम्प्लॉय डॉट डीएलएल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब उसी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं जो हमने अभी इसके पहले यूज किया। ठीक है, ये मेरा ओपन हो गया ये चीज। तो अभी हम क्या करते हैं, ध्यान देखिएगा, हम यहाँ पर इस पूरी चीज को अब डिलीट कर देते हैं जो पहले स्लाइड किया गया था। यहाँ पे ये हो गया मेरा नेम स्पेस, ठीक है। और हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, रेफरेंसेस में चलेंगे, ऐड रेफरेंसेस और ब्राउज कर लेते हैं। बैक चल के एम्प्लॉई बिन डिबग एम्प्लॉय डॉट डीएलएल ऐड नेम स्पेस यूजिंग एम्प्लॉई नेम स्पेस है डॉट सीएसवी लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने एक क्लास बनाई, लेट्स से पब्लिक क्लास, इट्स अ पार्ट टाइम, ठीक है, टीएम। अब अगर ये एक्सटेंड करता है इंटरफेस, इट्स अ आई एम्प्लॉई, एक्सेस नहीं हो रहा है, डिटेल एक्सेस हो गया। एक सेकंड, मैंने तो बोला कोई इसको खाया तो मैंने ये बोला नहीं समझ ये इंटरफेस बन नहीं पाया क्या सही से?
अभी थोड़ा सक्सेसफुल हुआ। बेसिकली अब देखिएगा यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पर इंटरफेस को एक्सेस किया आई एम्प्लॉय, ठीक है, तो अब इस मेथड को डिलीट करता हूँ यहाँ पे अभी के लिए। तो जो हमारी नॉर्मल क्लास की मेथड है, मतलब हमारी जो इधर देखा जाए यहाँ पर एम्प्लॉय में जो डिटेल वाले क्लास है, इसको तो मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है, जो डिक्लेरेशन है यहाँ पे, ये मेथड हमें इंप्लीमेंट करने की हमें पर्टिकुलर अपने इस एप्लीकेशन में, मतलब इंटरफेस में यहाँ पर आपने अगर इंपोर्ट कर लिया, हमने बोला, हमने लाइब्रेरी बना के दे दिया आपको आई एम्प्लॉय की। अब आई एम्प्लॉय पर अगर आप राइट क्लिक करेंगे और गो टू डेफिनेशन करेंगे तो आपके यहाँ पर मिलेगा दो इंटरफेस, और ये दो इंटरफेस ऐसे इंटरफेस हैं जो आपको इंपोर्ट करने ही करने पड़ेंगे, मतलब इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। अगर आप इन्हें इंप्लीमेंट नहीं करते यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर आप प्रोजेक्ट को अपने बिल्ड करेंगे और रन कराने का प्रयास करेंगे तो बेसिकली ये फेल हो जाएगा और बोल रहा है कि डज नॉट इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस मेंबर। तो यहाँ पर आपको गेट सैलरी वॉट एवर जितने भी वहां पर होंगे मेथड्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि पेरेंट हो गया इस समय आपकी ये लाइब्रेरी, एम्प्लॉय लाइब्रेरी जो हुई पेरेंट हो गई, और चाइल्ड हो गया आपका इस समय करंट आपका एप्लीकेशन। तो अगर हमने इंटरफेस बना के दे दिया, वहां से आपको यहाँ पर आपने इनहेरिट कर लिया, तो अब यहाँ पर आप बच नहीं सकते उन दो मेथड को इम्प्लीमेंट करने से। आपको वो दोनों इम्प्लीमेंट मेथड को फॉलो करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। इट्स मैंडेटरी फॉर यू। सर आपने जो डीएलएल को इंपोर्ट किया है वो कौन सी डीएलएल है? मतलब वो एप्लीकेशन की डीएलएल है, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय जो हमने लाइब्रेरी बनाई है, क्लास लाइब्रेरी, ये डीएलएल इसकी है। ये जो क्लास फाइल एम्प्लॉय है, इसी को हमने डीएलएल फाइल है, ये लाइब्रेरी बनाई। तो लाइब्रेरी इन द सेंस रियूजेबल कोड बना दिया हमने बनाया ऐसा कि भाई हमने एक बना दिया जिसे आप एज इट यूज कर सकते हो, और दूसरा हमने बना दिया कि आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जो एज इट यूज कर सकते हो उसको एज इट यूज कर लो, जो हमने इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया आप उसे इम्प्लीमेंट करो। तो ये वही हो गया ना, उसने हमें बता दी ये चीज हमें एप्लीकेशन के अंदर चाहिए, अब इनको कैसे इंप्लीमेंट करना वो हमारा, वो आपका, हमने केवल स्ट्रक्चर दे दिया बनाकर, अब चाइल्ड क्लास उसे फॉलो करें, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्या लॉजिक लगाते हो वो तो डिपेंड करता है बिजनेस लॉजिक आपको कैसे होगी, फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म होगी। अब जैसे सैलरी की बात करें तो सैलरी अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉय क्लास है उसका सैलरी अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, फुल टाइम का अलग तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का अलग तरीके से होगा। तो सबको अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करिए आप, लेकिन इम्प्लीमेंट सबको करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज होती है इंटरफेस जो हम लोग क्रिएट करते हैं आपको, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिएगा, इसका यूज मतलब फायदा। जब हमें एप्लीकेशन का पहले पेज से पेवर करना होगा, जब आपको एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना होगा, तो पहले उसका इंटरफेस तैयार करेंगे। इम्प्लीमेंट सिंपल, जैसे हमारे पास गेट सैलरी है, लेट्स पब्लिक वाइड व्हाटएवर बट सैलरी मेथड का नेम गेट सैलरी कहाँ गया, ये है गेट सैलरी, लेट्स कॉपी। वैसे अगर आप इस पे राइट क्लिक करके डिफरेंशियल पे जाएंगे तब भी सैलरी मेथड आपको मिल जाएगी। लेट्स इंप्लीमेंटेड कंसोल डॉट राइट लाइन व्हाटएवर, एम्प्लॉय की जो भी इंप्लीमेंट करना लॉजिक आपको इसमें करना हो, आप अपनी लॉजिक लगाए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अच्छा, अभी देखिए एक इंप्लीमेंट हुई, अभी बिल्ड करेंगे, फिर आएगी, और फिर बोल रहा है, अभी फिर बोलेगा
कि आपने एक तो कर लिया लेकिन गेट इंसेंटिव वाले ने इंप्लीमेंट किया, तो आपको गेट इंसेंटिव भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी आप पब्लिक वाइड गेट, फिर इन्हीं का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करा देंगे। हाँ ये ऑब्जेक्ट तो इंटरफेस का नहीं बनता कभी, इसी का बनेगा, इंटरफेस का नहीं, इनका बनेगा ना जो आपकी क्लास है। हाँ इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, इसी से आपको कॉल गेट करेगा। सैलरी का गेट इंसेंटिव पार्ट टाइम। ये हो गया। अब अगर हम इसको बिल्ड करेंगे तो ये सही हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया है, एरर 0 हो गई है। और अगर अब हम चलते हैं यहाँ पर पार्ट टाइम ईएमपी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और यहाँ पर ओबीजे डॉट करते हैं, तब यहाँ पर गेट सैलरी गेट इंसेंटिव दो मेथड मिल रही हैं, और इन दोनों में से हम किसी को भी कॉल कर सकते हैं हमारे। ये मैंने लाइब्रेरी से इसलिए करके दिखाया आपको ताकि आपको ये समझ में आए कि इंटरफेस कहाँ बनाया जाता है। इंटरफेस हमेशा अलग होता है, सेम क्लास में ऐसा नहीं आपने उसी में इंटरफेस बना लिया, उसी में अपनी नॉर्मल मेथड भी बना लिया, क्लास बना लिया, ऐसा नहीं भी होता है। क्लास के लिए भी तो अलग से पेज पे कोडिंग होती है, उसके लिए अलग होती है, तो सबकी अलग अलग लेयर बनेंगे। इंटरफेस जो होगा लेयर सबकी अलग अलग होंगी, लेकिन इंटरफेस सबसे पहली लेयर पर होगा। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी, नॉर्मल क्लासेस होंगी, फिर उसके बाद आपकी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस अभी तो आप होगी। बता रहे हैं इंटरफेस है तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं लेके चलेंगे। अभी तो आपने बताया इंटरफेस है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनाने की। नहीं, अब्स्ट्रैक्ट हम तब बनाएंगे जब हमें कुछ इम्प्लीमेंटेड कुछ नॉन इम्प्लीमेंटेड होनी चाहिए, और हम इंटरफेस तब बनाएंगे जब हमें प्योर स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। मतलब अब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस में आप कोई मेथड कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सारी मेथड उसमें डिक्लेयर्ड बनी रहेंगी। अब्स्ट्रैक्ट में डिक्लेयर्ड भी रहेंगी और इम्प्लीमेंटेड भी रहेंगी, दोनों तरह की रहेंगी। अगर आप इसे कॉल करेंगे तो आपको दोनों मेथड यहाँ पर कॉल होते हुए मिलेंगे। हेलो गेटिंग सैलरी व्हाटएवर गेटिंग इंसेंटिव, ठीक है। मोटिव यहाँ पर हमारा इतना है कि हमें इंटरफेस ने क्या दिया, एक स्ट्रक्चर दिया है, और उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम अपना वर्क इम्प्लीमेंट करते हैं। यही हमारा मोटिव, यही हमारा। चलिए इसमें जो समझ में आया उसको पूछ सकते हैं आप, और सिक्स साथ आपका ऊप्स का कंसेप्ट क्लियर है और खत्म होता है। सर ये जो प्रोग्राम डॉट सीएस है क्लास ये कंसोल बोलिए। सर एक प्रोग्राम डॉट सीएस है, ये कंसोल एप्लीकेशन है, ये अलग से क्लास है। ये तो क्लास है, प्रोग्राम डॉट सी एस तो मेन क्लास होती है जिसमें मेन मेथड होती है, बाय डिफॉल्ट जैसे बनता है। एक हमने बना लिया एक्चुअल में, एक आपका मेन मेथड हो गया, एक हमने कस्टमर क्लास बना ली थी। हमने कस्टमर क्लास ने इंटरफेस को अपने जो है लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया कस्टमर में, कस्टमर इंप्लीमेंट किया, अब उसे कॉल किया हमने है प्रोग्राम में। तभी तो अलग अलग लेयर बनेगी, जब आप अलग अलग करेंगे सबको सेपरेट करेंगे। कस्टमर के अंदर भी मेन है और प्रोग्राम डॉट सीएस में भी मेन है, दोनों में मेन है। नहीं, मेन तो आपके पास यहीं पर है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कस्टमर में इंपोर्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी को। डीलर फाइल हमारी आ रही है कहाँ इसमें आ रही है, और यहाँ पर इंटरफेस हमने इनहेरिट किया, यहाँ पर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद उस इंटरफेस को यहाँ पर हमने कॉल किया हुआ है। सर मेन मेथड को अलग रखने तो खास कारण मेन मेथड को अलग से प्रोग्राम डॉट सीएस में रखने नहीं, एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर आप अलग एक में ही सब कर देते हैं तो आपका एप्लीकेशन लेवल पे जब जाते हैं तो बहुत सारी क्लासेस बनती हैं, बहुत सारी मेथड होती हैं। तो मेन हमारा वह एरिया हम बचा के रखते हैं जहाँ पर हम केवल कॉलिंग सेक्शन रखते हैं, जहाँ समय में क्लासेस को एक्सेस करना होता है। बाकी हम हमेशा हर कोड मेन मेथड मेन के अंदर ही नहीं राइट करते हैं। वो छोटे हाँ वैसे तो कर सकते हो, लेकिन एप्लीकेशन का जो पैटर्न होता है ना खराब हो जाता है उससे। तो ये तो चलो और एक बार वो बता दो, वो वही तो बता एब्स्ट्रैक्ट गलत बताया अभी। नहीं वो पहले बताया था, एक बार देखो एब्स्ट्रैक्ट यहीं पर चलते हैं। अगर इसी लाइब्रेरी के अंदर यहाँ पर डिटेल है ना, ये अगर मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट बना दूँ, मैं यहाँ पर अगर बना दूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, लेट्स पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट
क्लास डिटेल हो गया, ठीक है। और इसमें मैं कर देता हूँ मेथड डिक्लेयर। जस्ट एक तो यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड होगी और एक डिक्लेयर्ड भी होगी। तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता कोई मेथड, लेट्स से पब्लिक abstract whatever but void let's up hello, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम इस लाइब्रेरी को बिल्ड कर लेते हैं, एक बार बिल्ड कर लेते हैं, हमने इसे बिल्ड करके रख दिया, ठीक है। अब हम इसमें फिर से चलते हैं अपने एप्लीकेशन में, इसको भी बिल्ड कर लेते हैं एक बार, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर यहाँ चले, ठीक, और क्या करें, एक और क्लास ले लें, फुल टाइम क्लास पब्लिक क्लास इट्स अ फुल टाइम, और इसे इनहेरिट करा दे किसे हम डिटेल्स, ठीक है। बेसिकली फुल टाइम को क्या क्या मिला, एक तो इसे मिल गया क्या, एक मिला इसे कि वह मेथड जो इंप्लीमेंटेड है, मतलब कौन सी मेथड, गेट डिटेल वाली, वो इंप्लीमेंटेड है, उसे वो एज इट यूज कर सकता है लाइब्रेरी से। और दूसरी मेथड है हेलो, जो इसे इंप्लीमेंट करके यूज करनी है। इंटरफेस में क्या था, दोनों इंप्लीमेंट करना पड़ा। यहाँ पर एक को हम एज इट यूज कर रहे हैं और दूसरे को इंप्लीमेंट करके यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इधर चलते हैं और अब बनाते हैं फुल टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे फुल टाइम क्लास का नाम क्या दिया मैंने, कुछ मिस्टेक कर दी है, ये मिस्टेक कर दी है, इसको हम बाहर बंद करते हैं। फुल टाइम EMP लेट्स obj2 इज इक्वल टू फुल टाइम EMP। देखिए यहाँ पर obj2 डॉट करेंगे, हमें मिल रहा है दो मेथड, गेट डिटेल एंड हेलो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी हम हेलो को कॉल नहीं कर सकते, अभी हमें हेलो को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। इंप्लीमेंट करने का करेंगे तभी हम गेट डिटेल को कॉल कर सकते हैं, लेकिन हेलो को नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि गेट डिटेल तो हमारे पास एक्सेसिबल है ही, ये एक्सेसिबल है। अगर इसे हम कॉल करते हैं तो हमें कॉल हो जाएगा, लेकिन एरर आ रही है क्योंकि अभी तक हमने इसे इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है। तो हेलो को सबसे पहले चल के इधर हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ देखिए एरर आ रहा है, कह रहा है कि डज नॉट इंप्लीमेंटेड इनहेरिट एब्स्ट्रैक्ट मेथड एम्प्लॉई डॉट डिटेल डॉट हेलो। हेलो को हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो मतलब इसे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो पब्लिक ओवरराइड व्हाटएवर बट हेलो, ठीक है। एंड लेट्स इंप्लीमेंट हियर console dot write line, हेलो, ठीक है। अब देखिए, अब अगर हम करते हैं बिल्ड तो ये सही हो जाएगा, और अभी हम रन कराएं तो हमारा एप्लीकेशन सही तरीके से रन करेगा। और हेलो भी अगर इसको भी कॉल करने का प्रयास करें, बट अभी आपने बोला ना इसमें एक को कर सकते हैं एक को नहीं कर सकते, मतलब कंपल्सरी नहीं है दोनों को ही करें। हाँ, तो वही तो हो रहा है, गेट डिटेल को हमने इंप्लीमेंट किया नहीं किया ना, क्योंकि ये तो पहले से इंप्लीमेंटेड है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों तरह की मेथड हो सकती हैं, इट में इंप्लीमेंटेड, इट में ओनली डिक्लेयर्ड। लेकिन इंटरफेस के अंदर केवल डिक्लेयर्ड मेथड हो सकती है, यही दोनों में फर्क है। एक पार्शियल है और एक फुल है। इंटरफेस हमेशा फुल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एब्स्ट्रैक्शन हमेशा पार्शियल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसमें इंप्लीमेंटेड और नॉन इंप्लीमेंटेड दोनों तरह की होती है। सर इसमें एक चीज मैं समझा नहीं कि आपने ओवरराइड जो किया हुआ है, जरूरत क्यों पड़ी, मतलब ओवरराइड लगाया क्यों आपने, क्योंकि वो तो डायरेक्ट इंटरफेस से आ ही रहा है ना। इंटरफेस से कहाँ आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट से आ रहा है। वो इंटरफेस तुम्हारा इस साइड हो गया ना, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आ रहा है। तो हम बेसिकली ओवरराइड करने का मतलब है कि पहले तो इसको पेरेंट ये हो गया, पहले प्रायोरिटी पेरेंट को मिल जाएगी, मेमोरी से प्रोवाइड करने लगेगा, हम उसी मेमोरी क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर देते हैं, ताकि वो मेमोरी जो इसको ऑक्यूपाई हो रही थी वो सेकंड क्लास को जो हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है उसे प्रोवाइड हो जाए, जिसका फायदा ये होगा कि मेमोरी आपकी सिंगल टाइम ऑक्यूपाई होगी। तो यानी ये जो डिटेल्स वाला मेथड है, आप कहाँ से एडिशन डिटेल वाला
नहीं 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 नहीं, हमने जो यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई है इसमें 2 क्लासेस बनाई हैं, एक इंटरफेस बनाया है और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है, ठीक है। 2 अलग चीज है। एक इंटरफेस हो गया इस साइड आपका आई एम्प्लॉई, इसमें केवल डिक्लेरेशन हो गया इंटरफेस में, और इधर हो गया आपका क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें इंप्लीमेंटेड मेथड और नॉन इंप्लीमेंटेड मेथड दोनों है। तो अगर यूजर आई एम्प्लॉई को इनहेरिट करता है तो उसे ये दोनों इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, और अगर वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करता है तो उसे वो ये वाली मेथड को यूज कर सकता है एज इट, और इसे उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा उसका नाम में थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। इसमें जैसे वो आई एम्प्लॉई से पता चल रहा है कि ये एक इंटरफेस है, हाँ। तो वो जो डिटेल्ड और CS है उसमें कुछ ऐसा कुछ एब्स्ट्रैक्ट देखना पड़ता है, बाद में ABS लगा दो या लास्ट। हाँ, डजंट मैटर, इतना मीनिंगफुल बनाने। हालांकि एब्स्ट्रैक्शन के लिए ऐसा कोई रूल नहीं होता है। ऐसा कोई रूल नहीं होता है, बट आप इसे अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट इसमें? इसमें तो और कोई डाउट नहीं है। ये क्लास लाइब्रेरी हो गई और एक आपका एप्लीकेशन हो गया। लाइब्रेरी बनाई, लाइब्रेरी हमने 2 फाइल बनाई, एक इंटरफेस के लिए एक एब्स्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। जब हमने एब्स्ट्रैक्शन को इनहेरिट किया यहाँ पे इंटरफेस को, हमें उसकी दोनों मेथड इंप्लीमेंट करनी पड़ी। हमने जब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन को इनहेरिट किया तो केवल एक इंप्लीमेंट करनी पड़ी, जो केवल एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्ट था, जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट था उसे हमने एज इट यूज कर लिया। अच्छा, जो गेट डिटेल्स है वो तो वहीं से मतलब वो वहां से आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसे इंप्लीमेंट कर केवल जो एब्स्ट्रैक्ट है केवल हमने उसे इंप्लीमेंट किया, नॉन एब्स्ट्रैक्ट जो है उसे केवल यूज किया। तो हमने जो दूसरे जो वहाँ पे हेलो वाला फंक्शन बनाया है, हाँ। तो वहीं पे हमने वो कर दिया क्या, एंड कर दिया, मतलब डिक्लेयर करके छोड़ दिया वहाँ पे। अच्छा अच्छा, वहां डिक्लेयर करके छोड़ा है, यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने का मतलब है कि डिक्लेयर करके छोड़ दो, उसे चाइल्ड इंप्लीमेंट करेगा। सर आपने DLL फाइल के लिए तक पहुंचने के लिए कहाँ ऑर्डर के लिए किया? ये होता है आप फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पर मिलती है आपको क्लास लाइब्रेरी, बस क्रिएट कर लीजिए नाम दे करके, और उसके बाद ये लाइब्रेरी बनेगी, अपने प्रोजेक्ट में ही बनती है, एक फोल्डर बन जाएगी। वहाँ जाकर DLL फाइल को उठा लीजिए, जो यहाँ बनती है आपकी बेसिकली डॉक्यूमेंट स्टूडियो प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम, उसके अंदर नेम स्पेस, उसके अंदर बिन, उसके अंदर डीबग, डीबग के अंदर आपकी ये फाइल होती है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी इसका पाथ आपको दिखाता है, कहाँ दिखाएगा, ये नीचे जब बिल्ड होता है ना, ये पाथ इसका दिखाता है यहाँ पे कहाँ बनी हुई है वो। इस पाथ को कॉपी करके आप डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो आगे URL में, ठीक है। दैट्स इट, बस इतना रखेंगे आज के लिए, ठीक है। इसे आप लोग करिएगा।